तो ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जहां हजारों लड़कियों के बीच में सिर्फ 5 लड़के पढ़ते हैं। एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लड़कियों के बाथरूम में जाकर मजे लेंगे। उन लोगों का प्लान था कि वो लोग बाथरूम की छत के ऊपर खड़े होकर एक फोन का कैमरा ऑन करके उसे खिड़की से होते हुए बाथरूम के अंदर भेज देंगे और फिर दूसरे फोन में लड़कियों को लाइव देखकर मजे लेंगे। और ऐसा करने पर उन्हें कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो उनमें से एक लड़का खुद बाथरूम में जाकर फोन को सही जगह पर रखने का फैसला करता है। पर वहां जाकर उसे जो देखने मिलता है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत हाची मिसू प्राइवेट एकेडमी स्कूल में होती है। इस स्कूल के रूल्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि बच्चे इनसे परेशान आ चुके हैं। लेकिन इस स्कूल की खास बात ये थी कि स्कूल में हजारों लड़कियां पढ़ती हैं और लड़के सिर्फ 5। ये है क्योशी और सबसे बड़ा कांड यही करता है। और इसके दोस्त है गाकुटो, सिंगो, आंद्रे और जोए। ये पांचों पढ़ाई तो कम करते थे पर लड़कियों को ज्यादा ताड़ते थे। स्कूल में हजारों लड़कियां होने के बाद भी इनकी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। तो क्योशी फैसला करता है कि अब तो वो किसी लड़की को अपनी दोस्त बनाकर ही रहेगा। बाकी सभी लड़के उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे पर क्योशी अब कहाँ रुकने वाला था। वो खड़ा होता है और 2 लड़कियों के पास जाकर उनसे बातें करने लगता है। पर उनके पास जाते ही उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि उन दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। और वो तीनों क्योशी को रत्ती भर भाव भी नहीं देती। जब क्योशी अपने दोस्तों के पास आया तो गोगुटो उसे कहने लगा कि क्योशी, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। हमने तो तुम्हें पहले ही ऐसा करने से मना किया था। अब तुम्हारी चुल खत्म हो गई हो तो हम सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सभी अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। इधर क्योशी अपनी क्लास में बैठा हुआ था और इस क्लास में वो अकेला ही लड़का था। वो रेजर से कुछ मिटा रहा था, तभी रेजर फिसल कर नीचे गिर जाती है। जब क्योशी अपनी रेजर उठाने जाता है तो क्लास की सबसे सुंदर लड़की उसे देख रही थी। क्योशी की रेजर को देखते ही वो लड़की अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेती है और साथ ही में वो कुछ बड़बड़ा भी रही थी। ये देखते ही क्योशी रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़की उस पर हंस रही थी। और शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की को मेरा सुमो रेसलिंग वाला रेजर पसंद नहीं आया। अब क्लास खत्म होने के बाद वही लड़की जिसका नाम था चियो वो क्योशी के पास जाती है और क्योशी से पूछती है कि क्या तुम्हें सुमो रेसलिंग पसंद है। बिना कुछ सोचे समझे क्योशी भी हाँ कह देता है। और चियो के पास भी सेम वैसा ही रेजर था क्योंकि उसे भी सुमो रेसलिंग काफी ज्यादा पसंद थी। खैर क्योशी के झूठ बोलने से ही उन दोनों में बातें होने लगती हैं। इधर बाकी लड़के एक जगह पर बैठे किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। इधर चियो क्योशी को ऑफर करती है कि क्या वो उसके साथ सुमो रेसलिंग देखने चलेगा। ये सुनते ही क्योशी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ कब जाना है, तुम कहो तो अभी चलते हैं। जिस पर चियो कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। खैर अभी तो कोई सुमो रेसलिंग है नहीं, जब होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब रात में सभी लड़के अपने कमरे में बैठे हुए थे। इन सभी के दिमाग में कुछ खुरापाती चल रही थी जिसका प्लान इन्होंने दिन में ही बना लिया था। क्योशी कहता है कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो। गगुटो कहता है कि इस काम में हमें बेहद ही मजा आने वाला है। क्योशी कहता है कि आखिर वो क्या काम है मुझे भी बताओ। तब वो सभी लड़के कहते हैं कि आज रात हम लड़कियों को नहाते हुए देखेंगे। और ये सुनते ही क्योशी तो चौंक जाता है। तब सभी लड़के कहते हैं कि आज तो हमें जन्नत देखने को मिलेगी। इस काम में बेहद ही खतरा था जिसमें वो पकड़े भी जा सकते थे। तो वो सभी इस मिशन को पूरा करने के लिए एक अलग ही तरह का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। हाथ मिलाकर वो सभी अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। गगुटो कहता है, दोस्तों जल्दी चलो कहीं हमें देर ना हो जाए। मेरी रिसर्च के मुताबिक आज सबसे अच्छी लड़कियां नहाने आने वाली हैं। अब ये पांचों बाथरूम की छत के ऊपर आ जाते हैं और इन्होंने ये भी प्लान बना रखा था कि इतनी ऊपर से ये लोग कैसे देखेंगे। गगुटो के पास 2 फोन थे और दोनों में वीडियो कॉल चालू था। एक फोन को वायर के जरिए नीचे भेजेंगे और दूसरे फोन में देखते हुए हम मजे लेंगे। अब गगुटो फोन को लटका कर नीचे भेज देता है पर फोन इधर उधर हिल रहा था जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्योशी कहता है कि तुम लोगों से कुछ भी नहीं होगा, ये काम मुझ पर छोड़ दो। क्योशी फोन को जल्दबाजी में नीचे तो ले जाता है पर वायर टूट जाने की वजह से फोन नीचे ही गिर जाता है। ये देखते ही सभी लोग क्योशी पर गुस्सा करने लगते हैं। तो क्योशी खुद ही बाथरूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम के अंदर उसे फोन तो मिल जाता है पर तभी वहाँ पर चियो आ जाती है। उसे देखते ही क्योशी की तो हालत खराब हो गई और वो सोचने लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। पर चियो इतनी ज्यादा बुद्धू थी कि वो क्योशी को अपनी
दोस्त मायोमी समझ रही थी। मायोमी चियो की बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो उसके सामने ही कपड़े उतारने लगती है और साथ ही में वो क्योशी को नहाने जाने को कह रही थी। और वीडियो कॉल पर ये सभी ऐसा होते हुए देख रहे थे, पर तभी वीडियो कॉल के सामने ही क्योशी अपने कपड़े उतारने लगता है और ये देखते ही बाकी सभी लड़के जोरों से चिल्लाने लगते हैं। चियो उसे पकड़कर नहाने ले जाने लगती है। क्योशी भी डरा सहमा उसके पीछे पीछे चला जा रहा था और बाथरूम में जाते ही उसे ऐसा लगा कि वो जन्नत में आ चुका है। बाथरूम का नजारा देखते ही उसके तो भाग ही खुल चुके थे। जो चीज वो वीडियो कॉल पर देखने वाला था अब वो उसे अपनी आंखों के सामने ही दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर तो क्योशी को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर छत पे मौजूद बाकी के लोग क्योशी से काफी ज्यादा जल रहे थे और वो सभी भी फैसला करते हैं कि वो लोग भी लड़की बनकर बाथरूम में घुस जाएंगे। वो सभी अपने कपड़े उतार कर जाने के लिए रेडी थे और तभी उन सभी पर बहुत सारे कौवे ने हमला कर दिया और वो सभी कौवे अंडरग्राउंड काउंसिल प्रेसिडेंट के थे। प्रेसिडेंट इन चारों को अपने काम को अंजाम देने से पहले ही उन्हें पकड़ लेती है। इधर बाथरूम में भी पता चल जाता है कि उन सभी के बीच में एक लड़का मौजूद है। इधर काउंसिल ने उन चारों को बीच चौराहे पर बांध दिया था और वो उनसे पूछती है कि पांचवा लड़का कहाँ है। इधर क्योशी छुपकर ये सब देख रहा था। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है जो क्योशी को एक बुक देती है और क्योशी को कहती है कि तुम्हें इससे अंडरग्राउंड काउंसिल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यह है स्कूल काउंसिल सेक्रेटरी हाना, यह है वाइस प्रेसिडेंट मिको। इसके बाद क्योशी पूछता है कि आखिर प्रेसिडेंट कौन है, तो वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है यानी कि मैं ही हूँ प्रेसिडेंट मैरी। इधर चारों के साथ जानवर से भी बदतर सलूक किया जा रहा था। उन बेचारों को नंगा ही बांधकर पीटा जा रहा था। तभी मैरी क्योशी को घसीटते हुए वहाँ लेकर आती है और फैसला किया जाता है कि इन चारों को अगले दिन सजा दी जाएगी। अगले दिन प्रेसिडेंट बताती है कि इन पांचों ने जो घिनौना काम किया है उसकी वजह से इन पांचों को जेल की सजा सुनाई जाती है। मतलब कि आज से तुम लोगों को स्कूल में नहीं बल्कि जेल में रहना पड़ेगा, पर जेल में पढ़ाई के साथ ही साथ तुम्हें हर चीज दी जाएगी, खाना, सोने की जगह और एक टॉयलेट, ये सब तुम्हें दिया जाएगा। और जेल के अंदर रहते ही तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। और एक बात सभी लोग मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने 1 महीने से पहले यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसके साथ ही साथ बाकी सभी को भी जेल में 3 महीने और बिताने पड़ेंगे और पढ़ाई के साथ ही साथ तुम्हें स्कूल का काम भी करना पड़ेगा। और आज से ही सभी लड़कों को काम पर लगा दिया जाता है। उन्हें काम दिया जाता है कि उन्हें पूरी जेल को बैरिकेड से घेरना होगा और अगर इन्होंने ये काम पूरा किया तो ही इन्हें आज का खाना दिया जाएगा। खाने का नाम सुनते ही सभी काम में जुट जाते हैं और क्लासरूम में खड़ी चियो क्योशी को देख रही थी। जेल के चारों तरफ बैरिकेड लगाते लगाते उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। आखिरकार काम खत्म होने के बाद उन सभी को खाना दिया जाता है। खाना खाते खाते ही मोटू आंद्रे तो रोने लगता है। ये हमारे साथ क्या हो गया, ये सब क्योशी की गलती है, उसकी वजह से ही हम यहाँ पर फंस चुके हैं। जिस पर गगुटो कहता है कि अभी तो हमें 1 और महीना इसी जेल में रहना पड़ेगा। किसी तरह उन सभी ने जेल में अपनी पहली रात बिताई। अगले दिन प्रेसिडेंट को कोई काम था तो वो अपनी जगह हाना को लड़कों की क्लास लेने भेजती है। लड़कों के पास आते ही हाना उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। मैं हूँ हाना, तुम सभी के स्कूल की सेक्रेटरी। तुम सभी का आज का काम है कि तुम लोगों को सेम ऐसी ही दिखने वाली पत्ती ढूंढ कर लानी होगी। ये सुनते ही सभी लड़के पत्ती ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ ही देर में वो सभी पत्तों का ढेर लगा देते हैं, पर वो सभी पत्ती उस पत्ती के जैसी नहीं थी जो कि उन्हें ढूंढनी थी। और गलत पत्ती लेकर आने पर हाना सभी को पीटना शुरू कर देती है। वो उड़ उड़ कर सभी को मारते जा रही थी। मार खाने के बाद सभी लोग फिर से पत्ती ढूंढने में लग जाते हैं। तभी क्योशी की नजर एक चूजे पर पड़ती है जो अपने घोंसले से नीचे गिर चुका था। क्योशी उस चूजे को उठाकर वापस उसके घोंसले में रख देता है। जब वो चूजे को घोंसले में रख रहा था तो उसके सामने ही चियो खड़ी थी। ये देखकर चियो सोचने लगती है कि क्योशी तो दिल का बहुत अच्छा है और वो क्योशी को कहती है कि मुझे यकीन था तुम एक अच्छे इंसान हो। इन लोगों ने तुम्हें जानबूझकर फंसा रखा है, तुम कभी भी बाथरूम में झांक कर नहीं देख सकते। ये सुनते ही क्योशी के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। इधर बाकी सभी पत्ती ढूंढने में लगे हुए थे। तभी उन्हें पास ही के ग्राउंड में बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं और वो पत्ती ढूंढना छोड़कर उन लड़कियों को देखने लगते हैं। इधर हाना को बहुत जोरों से सुसु लगती है और वो बाथरूम करने के लिए जंगल में चली जाती है। वहीं ठीक उसी पेड़ के ऊपर क्योशी चढ़ा हुआ था। हाना को इस चीज की खबर तक नहीं थी और वो नीचे
बैठकर करने लगती है। तब तक तो चियो भी वहाँ से जा चुकी थी और हाना को देखकर कियोशी के पसीने छूट रहे थे। वो अपने मुंह को पकड़कर वहीं पर चिपक जाता है। नीचे हाना बैठी आराम से करने में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर उस चूजे की माँ आ जाती है और वो कियोशी को मारने लगती है। डर कर कियोशी पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो ठीक हाना के सामने गिरता है। कियोशी हाना की वो देख रहा था और हाना कियोशी को देख रही थी। हाना एकदम से जोर से चिल्ला देती है। तभी भागते हुए मीको वहाँ पर पहुँच जाती है। हाना चिल्लाते हुए कियोशी को कहती है कि तुम कुछ भी मत बोलना। सभी लड़कों को उठाकर वापस जेल में डाल दिया जाता है। कियोशी के इस कारनामे से सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इधर मैरी का डैड जो कि स्कूल का चेयरमैन था, वो मैरी से बात कर रहा था कि इन लड़कों ने कुछ ऐसा भी नहीं कर दिया कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए। जिस पर मैरी कहती है, क्या आप क्या कहना चाहते हो? लड़कियों को बाथरूम में झांक कर देखना ये कोई छोटी गलती नहीं है। उन लोगों के साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही है। चेयरमैन कहता है कि तुम ये गलत कर रही हो, इससे हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। तो मैरी कहती है कि डैड आप तो चुप ही रहो, उन लोगों को इससे ही सबक मिलेगा और अगर इन लोगों को सजा नहीं दी गई तो ये दोबारा ऐसा कर सकते हैं। आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दो। अगले दिन मीको उन सभी को सामने वाला जंगल साफ करने को कहती है। तभी कियोशी कहता है कि हम पूरा दिन काम करते हैं तो क्या हमें सैटरडे और संडे की छुट्टी मिल सकती है? ये सुनते ही मीको तो मना कर देती है। तभी वहाँ पर मैरी आती है और वो कहती है कि जो लड़का अच्छे से काम करेगा उसे सैटरडे और संडे को 3 घंटे की छुट्टी मिलेगी। ये सुनते ही सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और कियोशी सोचने लगता है कि अब वो चियो के साथ सुमो रेसलिंग देखने जा सकता है। अब सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। काम करते हुए जोए अचानक कियोशी को धक्का देकर नीचे गिरा देता है क्योंकि कियोशी चींटियों के ऊपर पैर रखने वाला था और जोए चींटियों से बहुत प्यार करता था। इधर मैरी वापस अपने डैड के ऑफिस में आती है। वहाँ पर लैपटॉप पड़ा था और उसके अंदर कुछ फिल्में चल रही थी। ये देखते ही मैरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो उन लड़कों के पास जाती है और उन लोगों की सैटरडे और संडे की 3 घंटे की छुट्टी को कैंसिल कर देती है। ये सुनते ही पांचों लड़के अपनी आवाज उठाने लगते हैं पर मीको एक ही पंच में उन्हें लेटा देती है। कियोशी जो कि चियो के साथ सुमो रेसलिंग देखने जाने वाला था, उसका सपना धरा का धरा ही रह गया और वो रोते रोते चींटियों को देख रहा था जो कि अपने घर में जा रही थी। चींटियों के घर को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन मीको सभी को जल्दी उठा देती है क्योंकि आज उन सभी को पूरी जेल साफ करनी थी। जेल को साफ करने के बाद वो सभी बाहर काम करने के लिए निकल जाते हैं। जब कियोशी कचरे को फेंकने जाता है तो वो एक चम्मच से अपने प्लान को अंजाम देने लगता है। वो उस कमरे के अंदर की दीवार को तोड़ने लगता है जो कि बाहर जाने का सीधा रास्ता थी। फिर बाहर आकर वो चियो को देखता है। चियो एक कागज में कुछ लिखकर उसे कियोशी की तरफ फेंकती है, लेकिन कियोशी तो चियो के ख्यालों में खो चुका था। उसकी नजर उस पेपर पर नहीं पड़ती और वो कचरे की गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कियोशी ने कचरे की गाड़ी को लेकर आने में देर कर दी थी जिसकी वजह से गगुटो को मार पड़ रही थी। गगुटो का काम था कचरे को गाड़ी में लोड करना। शाम को कियोशी गगुटो को अपना खाना देकर सॉरी कहता है पर मार खाते खाते तो गगुटो की हालत खराब हो चुकी थी। तभी वो कियोशी को वही कागज देता है जो कि चियो ने उसकी तरफ फेंका था पर कियोशी उस कागज को इग्नोर करके नहाने चला जाता है। अगले दिन फिर से हाना को ही उन लड़कों को काम देना था और आज भी कचरे को साफ करने के बहाने कियोशी दीवार को तोड़ने लगता है और ये काम करते हुए कियोशी फिर से लेट हो जाता है। और इधर मीको ने गगुटो को मार मार कर उसकी चटनी बना दी थी। कियोशी गगुटो को फिर से सॉरी कहता है पर गगुटो समझ चुका था कि कियोशी ऐसा क्यों कर रहा है। वो सीधा कचरे के घर के अंदर चला गया। गगुटो को पहले से ही कियोशी के इस काम के बारे में पता था। वो कियोशी को कहता है कि मुझे पता है तुम इसे क्यों तोड़ना चाहते हो ताकि तुम चियो के साथ सुमो रेसलिंग देखने जा सको। तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर कियोशी हैरान हो जाता है। इधर मीको और मैरी साथ में नहा रही थी और वो दोनों अपनी स्कूल काउंसिल नोटबुक के बारे में बातें कर रही थी जो कि आज ही मार्केट में लॉन्च की गई थी। इधर चेयरमैन भी उसी नोटबुक को देख रहा था और उसके लैपटॉप की स्क्रीन ऑन होने से उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी ने उसकी सारी काली करतूतें देख ली हैं। इधर पांचों लड़के अपने कमरे में बैठे हुए थे। गगुटो अपना प्लान बना रहा था और वो उसके बारे में कियोशी को भी बताते जा रहा था और वो क्या प्लान था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन कियोशी को पेड़ काटने का काम दिया जाता है और जब कूड़े को फेंकने के लिए वो उस कमरे में जाता है
तो वहीं पर बैठकर वो उस दीवार को तोड़ने लगता है। पर आज भी लेट होने की वजह से गोगुटो को काफी मार पड़ चुकी थी। इतनी मार खाने के बाद गोगुटो पागल हो चुका था और वो क्योशी को ही मारने लगता है। तभी हाना वहां पहुंच जाती है और वो उड़ते हुए गोगुटो को एक लात जमा देती है। उसकी लात इतनी ज्यादा जोरदार थी कि वो पूरा घर ही टूट जाता है। तभी वहां पर मीको पहुंच जाती है और घर की ऐसी हालत देखते ही वो अपनी छड़ी निकाल कर दोनों को दमादम पीटने लगती है। मार खाने की आवाज बाकी तीनों को भी दूर से सुनाई दे रही थी। इतनी मार खाने के बाद भी दोनों हंस रहे थे क्योंकि इस कचरे के घर को तोड़ने के पीछे उनका ही प्लान था, जिससे और कचरे को साफ नहीं करना पड़ेगा और वो अपने काम को और भी तेजी से कर सकें। लेकिन तभी हाना अपनी चाय और चेयर को लेकर वहीं पर आ जाती है और उन दोनों को पूरा घर ठीक करने को कहती है। इससे दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। क्योशी कहता है गोगुटो अब हम क्या करें? गोगुटो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तभी हाना क्योशी को एक कप चाय ऑफर करती है। गोगुटो को नहीं, वो सिर्फ क्योशी को ऑफर करती है। चाय पीने के बाद वो वापस गोगुटो के पास काम करने को आता है। तब वो गोगुटो से पूछता है कि आगे का प्लान क्या है। गोगुटो कहता है कि ठीक है, प्लान तो मैं बता दूंगा, पर तुम अपने पैरों को ऐसे क्यों हिला रहे हो? शायद तुम्हें बाथरूम जाना है। रुको, मैं हाना को कहता हूँ। हाना क्योशी को बाथरूम करने भेज देती है, पर हाना भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। ये देखकर क्योशी भागकर बाथरूम के अंदर जाने लगता है और वहाँ पहुँचते ही बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। पर हाना भी कहाँ कम थी, वो कूदकर बाथरूम के अंदर आ जाती है, जहाँ हाना के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। हाना कहती है कि तुमने मुझे देखा था और अब मैं तुम्हें देखूंगी, चलो जल्दी शुरू करो। पर क्योशी इसके लिए तैयार नहीं था, तो हाना खुद ही उसे पकड़कर कराने लगती है। तभी जल्दबाजी में क्योशी हाना के ऊपर ही कर देता है। ये कांड करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। बेचारी हाना पूरी तरह भीग चुकी थी। इसके बाद क्योशी वहाँ पर आकर उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे कि उसके बाहर जाने का इंतजाम हो चुका था। अब जब सभी बैठकर खाना खा रहे थे तो क्योशी और गोगुटो बातें कर रहे थे। गोगुटो कहता है कि क्योशी अभी तुम 1 घंटे के लिए बाहर जाओगे, क्योंकि बाहर जाकर ही तुम प्लानिंग बना सकते हो कि सैटरडे को तुम्हें कैसे अरेंज करना है। तुम 1 घंटे के लिए बाहर जाओ और बेल बजने से पहले ही वापस आ जाना। खाना खाने के बाद ये दोनों फिर से काम में लग जाते हैं और जब मीको की नजर उनसे हटती है तो क्योशी मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है और फिर कहां से कहां सुमो मैच को देखना है ये सब नोटिस कर रहा था। इधर चेयरमैन को काफी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसकी बेटी को पता चल चुका था कि उसका बाप कैसी हरकतें करता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सभी वीडियो टेप को जमीन में गाड़ देगा। जब वो वीडियो टेप्स को जमीन में गाड़ रहा था तो क्योशी वहीं पर छुपा ये सब देख रहा था। वो देख रहा था कि आखिर चेयरमैन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी घंटी बजने लगती है और क्योशी को टाइम से पहले जाना था। अब तक तो इधर मीको गोगुटो से पूछने लगी थी, ओए गोगुटो क्योशी कहाँ पर है? गोगुटो बहाना बनाते हुए कह देता है कि शायद वो उस तरफ गया है। चेयरमैन के जाते ही क्योशी भी वहाँ से भागने लगता है और दौड़ते हुए उस रास्ते से अंदर आ जाता है। मीको क्योशी को वहाँ पर देखकर शांत होकर वहाँ से चली जाती है। गोगुटो क्योशी को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था बेल बजने से पहले आ जाना। क्योशी कहता है कि मैं तो आ ही रहा था, पर वहाँ पर चेयरमैन आ पहुँचा। गोगुटो कहता है क्या चेयरमैन वहाँ पर क्या कर रहा था? अब जब रात में सभी लड़के बैठे हुए थे तो मीको उनके पास आती है। आखिर मीको ऐसे कपड़ों में इन ठरकी लड़कों के सामने कैसे आ सकती है? खैर मीको उन्हें कहती है कि तुम लोगों को जो जो चीजें चाहिए इस पेपर पर लिख दो। जो ये चींटियों को रखने के लिए एक बॉक्स मांगता है। क्योशी को एक डिक्शनरी चाहिए थी। गोगुटो एक ऑडियो स्पीकर मांगता है। आंड्रे और सिंगो को कुछ भी नहीं चाहिए था। अब मीको वहाँ पर उनके लिए एक नया रूटीन बोर्ड चिपका देती है। इस नए रूटीन के मुताबिक आने वाले सैटरडे को उन सभी के लिए अलग अलग काम थे और इस काम की वजह से क्योशी की दिक्कतें और बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसी सैटरडे को वो चियो के साथ सुमो रेसलिंग देखने जाने वाला था। सैटरडे के काम के लिए मीको इन सभी को 2 ग्रुप में बांट देती है। सिंगो, जोए और आंड्रे ये तीनों एक ग्रुप में रहेंगे। क्योशी और गोगुटो दूसरे ग्रुप में रहेंगे। इन तीनों को हमेशा वाले ही काम दिए जाएंगे, पर क्योशी और गोगुटो को लड़कियों का बैग संभालने का काम दिया गया, क्योंकि उसी दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन था और इसीलिए सैटरडे को चियो की छुट्टी थी। इसीलिए उसने क्योची को वो लेटर दिया था ताकि वो सैटरडे को उसके साथ सुमो रेसलिंग देखने जा सके। स्पोर्ट्स कंपटीशन की वजह से क्योची की दिक्कतें बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस जगह पर उसे लड़कियों के बैग संभालने थे वो जगह उस हॉल से काफी दूर थी जहाँ से क्योची भागने वाला था और इतनी दूर जाते जाते ही उसे कोई ना कोई देख ही लेगा। तभी उसकी नजर पास ही में मौजूद
बाथरूम पर जाती है और बाथरूम की खिड़की से उसे एक आइडिया आता है। वो पहले तो बाथरूम में आएगा और फिर बाथरूम के नीचे वाले टनल से होते हुए वो उस जगह तक पहुंच सकता है। गगुटो भी क्योशी के इस प्लान को देखकर काफी खुश हो जाता है। अब रात में मीको उन सभी को वो चीजें देने आती हैं जो कि उन लोगों ने मंगवाई थी, जैसे कि क्योशी के लिए एक डिक्शनरी, गगुटो के लिए ऑडियो प्लेयर और जोए के लिए चीटियों को रखने के लिए बॉक्स। और जाने से पहले मीको उन सभी को बताती है कि कल तुम लोगों की कंप्यूटर क्लास है। इस जेल में कंप्यूटर ना होने के कारण तुम लोगों को लैब में जाकर ही लड़कियों के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनते ही सभी खुशी से झूम उठते हैं। कंप्यूटर का नाम सुनते ही गगुटो के दिमाग में एक और प्लान आ जाता है। अब अगले दिन सभी लड़के कंप्यूटर लैब में बैठे हुए थे। उन पांचों को बैरिकेड के दूसरी तरफ रखा गया था। खैर सभी कंप्यूटर चला रहे थे, पर ये पांचों कई दिनों से नहाए नहीं थे, जिसकी वजह से सभी लड़कों में से बहुत तेज बदबू आ रही थी और ये बदबू पूरी क्लास में फैलने लगती है। तभी क्लास में चियो आ जाती है और क्योशी उसे कहता है कि सैटरडे को तैयार रहना। क्योशी के इशारे को चियो समझ जाती है। अब क्लास के दौरान गगुटो क्योशी को अपना दूसरा प्लान बताता है। गगुटो का प्लान था जब सैटरडे को कंपटीशन चल रहा होगा तो बैग संभालने के दौरान क्योशी तो बहाना लगाकर टॉयलेट में चला जाएगा और टॉयलेट के टनल से होते हुए उस हॉल तक पहुंच जाएगा। लेकिन गगुटो सोच रहा था कि अगर मीको चेक करने के लिए बाथरूम में चली गई तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे। इसीलिए गगुटो अपने साउंड रिकॉर्डर में कंप्यूटर से एक पोटी का साउंड रिकॉर्ड करेगा और जब मीको चेक करने के लिए बाथरूम में जाएगी तो उसी वक्त गगुटो इस ऑडियो को प्ले कर देगा, जिससे मीको को यकीन हो जाएगा कि क्योशी अंदर ही है। पर जब वो साउंड को डाउनलोड करने लगा तो उसने देखा कि उनके कंप्यूटर पर इंटरनेट ही नहीं है। अब ऐसे में वो लोग क्या करेंगे, तो गगुटो एक खतरनाक फैसला लेता है। अब वो खुद के ही हगने की साउंड रिकॉर्ड करेगा। ये सुनते ही क्योशी तो चौंक जाता है। गगुटो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, इससे हमारी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। गगुटो कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इतना कहते ही गगुटो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। वो पूरी क्लास के सामने ही हगने लगता है और इसकी वजह से पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। गगुटो की वजह से क्लास को वहीं पर बंद करना पड़ता है। इधर चेयरमैन काफी ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि जब वो वीडियो टेप्स को दफनाने गया था तो वापस आते हुए उसने वो छेद को देख लिया था। आखिर वो छेद किसने किया होगा, इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा टेंशन में था। इधर ये दोनों सैटरडे के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी क्योशी उस हॉल को देखने जाता है, पर वहाँ पहुंचकर जो उसे देखने मिलता है उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस हॉल को किसी ने बंद कर दिया था। अब रात में खाना खाते हुए ये दोनों काफी ज्यादा उदास थे। गगुटो तो चिल्लाने लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद उसका सारा प्लान फेल हो चुका था। क्योशी मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जिस पर क्योशी कहता है गगुटो तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अब रात में क्योशी को गगुटो के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि गगुटो ने उसके लिए इतना सब किया था। अब अगली सुबह सभी लोग मजे कर रहे थे, पर गगुटो एक जगह पर चुपचाप बैठा था। तभी क्योशी वहाँ पर आता है और वो गगुटो को अपना प्लान बताने लगता है। वो गगुटो को कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं एक लड़की बनूंगा। ये सुनते ही गगुटो कहता है क्योशी तुम ये क्या कह रहे हो। क्योशी कहता है अब बाहर जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, वो लड़की की ड्रेस पहनकर स्कूल से बाहर निकल जाएगा। गगुटो कहता है पर तुम्हें लड़की के कपड़े कहाँ मिलेंगे। जिस पर क्योशी कहता है कि जब कपड़े धोने वाली गाड़ी आएगी तो वो उसमें से एक ड्रेस चुरा लेगा और उसके बाद हमारा प्लान शुरू होगा। अब अगले दिन जब मीको को पता चलता है कि गगुटो ने कंप्यूटर लैब में ही हक दिया था तो वो गगुटो को धमाधम पीटने लगती है। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और गगुटो माफी मांगने के लिए उसके पास जाने लगता है। वो भागकर मैरी के पास जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मैरी की पैंट को पकड़कर ही नीचे गिर जाता है। ये देखते ही सभी के होश उड़ चुके थे और मीको गगुटो को पकड़कर धमाधम पीटने लगती है। वो गगुटो को अंडरटेकर का टूम्बस्टोन भी लगा देती है। मैरी बेचारी क्या ही बोलती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात में सभी खाना खा रहे थे, पर बेचारा गगुटो मैरी से माफी मांगने पहुंचा हुआ था। जब गगुटो वापस आता है तो सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि मैरी ने उसे गंजा कर दिया था और वो अपने बालों को लेकर वापस जेल में आ जाता है। गगुटो अपने बाल क्योशी को दे देता है। क्योशी कहता है कि मैं क्या इनका अचार डालूं। गगुटो बोलता है कि इन बालों का इस्तेमाल करके तुम पूरी लड़की बन सकते हो और फिर तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। गगुटो की इतनी बड़ी कुर्बानी देखकर क्योशी की आंखें भर आती हैं। अब
अब अगले दिन कपड़े लेने वाली गाड़ी आती है। तभी स्टूडेंट अपने कपड़ों को धोने के लिए दे देते हैं। इधर क्योशी और गगुटो बाहर खड़े गाड़ी को ही देख रहे थे। गाड़ी के आते ही क्योशी टनल से होते हुए गाड़ी के पास चला जाता है। गार्ड के हटते ही वो घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे कोई ढंग का कपड़ा तो नहीं मिलता। तो वो चुपके से गाड़ी के अंदर चला जाता है और गाड़ी के अंदर से उसे लड़की के कपड़े मिल जाते हैं। गगुटो दूर से क्योशी को ऐसा करते हुए देख रहा था। कपड़े को लेकर वो चुपके से गाड़ी से बाहर निकल आता है। काम खत्म करते करते इन्हें शाम हो जाती है। रात में सोते हुए क्योशी उसी रेजर को देख रहा था जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। इधर चियो भी अपने रूम में उसी रेजर को देख रही थी और दोनों ही सैटरडे का वेट कर रहे थे। इधर गगुटो कुछ मूर्तियों के स्केच बना रहा था। ये मूर्तियां उसे काफी ज्यादा पसंद थी। अब अगले दिन सैटरडे था और क्योशी आज ही सुमो रेसलिंग देखने जाने वाला था। सुबह होते ही मीको दोनों ग्रुप को बांट देती है क्योंकि आज स्पोर्ट्स कंपटीशन भी था। क्योशी और गगुटो सभी लड़कियों के बैग संभालेंगे और इन तीनों का तो सेम ही काम था। अब उन दोनों के पास काफी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही थी। गगुटो वो रिकॉर्डर क्योशी को दे देता है। इधर चियो भी जाने के लिए तैयार हो रही थी। इधर क्योशी बैठे बैठे सही टाइम का वेट कर रहा था और अपनी आंखों के सामने सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर एंजॉय भी कर रहा था। 12 बजते ही क्योशी वहां से निकल पड़ता है। वो पहले तो बाथरूम में जाता है और साउंड रिकॉर्डर को वहीं पर रख देता है और फिर वो टनल से होते हुए एक जगह पर जाता है जहां वो अपने कपड़ों को चेंज करने लगता है। अब वो पूरी ही तरह लड़की बन चुका था और गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते गेट के बाहर आ जाता है। गेट के बाहर आते ही वो खुशी से उछलने लगता है। इधर गगुटो अकेला ही सभी बैग को संभाल रहा था। तभी वहाँ पर मीको आ जाती है। गगुटो, मुझे क्योशी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। गगुटो कहता है कि वो टॉयलेट में गया है। अब चिंता मत करो, वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा। इधर क्योशी कपड़े बदलने के बाद चियो को ढूंढ रहा था। तभी चियो उसे पीछे से पकड़ लेती है। अब वो दोनों भागते हुए मैच देखने के लिए चले जाते हैं। दोनों बैठकर मैच के मजे ले रहे थे। चियो अपने साथ खाना भी लेकर आई थी जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। खाना खाते हुए चियो एक फोटो खींचती है। क्योशी कुछ ज्यादा ही खा लेता है जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। वो उठकर वॉशरूम में चला जाता है और इधर चियो क्योशी के बैग में कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब क्योशी वापस आता है तो चियो उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। क्योशी को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर अपने बैग को देखते ही वो सब समझ जाता है क्योंकि चियो ने वो लड़की वाली ड्रेस देख ली थी और वो ड्रेस किसी और की नहीं बल्कि खुद चियो की ही थी। ये जानते ही क्योशी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर जब काफी देर हो जाने के बाद भी क्योशी बाथरूम से बाहर नहीं निकलता तो मीको उसे देखने के लिए जाने लगती है। बाथरूम के बाहर खड़ी होकर वो क्योशी को बाहर निकलने को कह रही थी। इधर गगुटो बटन को बार बार दबाते जा रहा था पर स्पीकर से हगने का साउंड नहीं निकलता। जब अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता तो मीको लात मारकर दरवाजे को ही तोड़ देती है, पर वो देखती है कि क्योशी तो अंदर ही बैठा था। क्योशी को देखकर मीको वहाँ से चली जाती है। गगुटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है पर क्योशी रोते हुए कह रहा था सब खत्म हो गया। क्योशी तो बस रोते ही जा रहा था तो गगुटो उसे बाहर ले आता है और कहता है कि अब बताओ आखिर क्या हुआ। पर वहीं पर मैरी पहले से ही क्योशी का वेट कर रही थी। मैरी कहती है तो क्योशी कैसा रहा मैच देखना, तुमने तो काफी एंजॉय किया होगा। ये सुनते ही क्योशी के पसीने छूटने लगते हैं पर वो फिर भी अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है ये आप क्या कह रही हो। मैरी कहती है अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी मैरी अपना फोन निकाल कर चियो की पोस्ट दिखाती है। अब क्योशी का बैग चेक किया जाता है जिसमें पहले तो उन्हें गगुटो के बाल मिले और फिर उसमें चियो के कपड़े मिलते हैं और ये देखकर मैरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि चियो कोई और नहीं बल्कि मैरी की ही छोटी बहन थी। इधर डर के मारे क्योशी की हालत खराब हुई पड़ी थी।